कुछ किस्से ऐसे भी होंगे जिसमें आपने उनको रेस्क्यू करके भेज दिया हो। भाई आता है मेरे पास, बट ये हाल लड़कियां बंद कमरों में मिलती हैं या छुपाई गई होती हैं। मैं क्या तोड़ दोगे? अब मैंने कहा मुझे जेल तो ले जाओगे ना, और तो कुछ नहीं कर सकते, पर मुझे तो तोड़ना ही। तो तोड़ती थी लड़कियां नीचे गिरी। सरकारी आंकड़ों की जमीनी हकीकत क्या है? हर 2 घंटे में बच्चे गायब हो रहे हैं। पानी का भी कोई आंकड़ा? जो बच्चे आप रेस्क्यू करते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि ऑफिस भरा पड़ा है, हमारे वॉलंटियर्स के घर भरे पड़े हैं। बच्चे की भी नहीं पहचान हो रही कि हर एक बड़े अधिकारी के घर में बच्चा खिलाने के लिए बच्चा रखा है। ये सोशल मीडिया का ही इन पॉडकास्ट के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है, पर बेटी पढ़ाना तो दूर की बात, क्या हम बेटी बचा भी पा रहे हैं? आज के इस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे स्पेशल एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी तौर पर सच्चाई क्या है। आज की हमारी गेस्ट एक्स मजिस्ट्रेट अतुल शर्मा जी के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे उन किस्सों और सच्चाई के बारे में जिसको हम जाने अनजाने नजरअंदाज करते आए हैं। आज हम उन लड़कियों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी जनगणना में भी गिनती नहीं की जाती। उनके वजूद और उनके अस्तित्व का होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन छोटे बच्चों का बचपन तो लोगों से, वहां आने जाने वाले आदमियों से, पुलिस कर्मियों से, सुरक्षा कर्मियों से और प्रशासन से बचते बचाते ही निकल जाता है। मैं नेहा जैन, होस्ट ऑफ लेवरे टॉक्स, आप सभी का और अतुल शर्मा जी का स्वागत करती हूँ आज के इस एपिसोड में। थैंक यू, बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। मैम, आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं और जिस तरह से आप लड़कियों का रेस्क्यू कर रहे हैं, हमारी जनता को बताइए कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये कोई मेरी जर्नी तयशुदा नहीं थी, लेकिन अगर ऊपर वाले की तरफ से सोचूं और डेस्टिनी मैं इसको मान के चल रही हूँ कि शायद मुझे वहीं जाना था, वही काम करना था। तो बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसे, एक तो मेरा घर वहाँ बहुत पास में, एक आड़ी सड़क गुजरती है, उसके बाद मेरा घर था, और फिर वहीं से गुजर के स्कूल जाना। और तब कोई नर्सरी केजी तो होती ही नहीं थी, तो सीधे फर्स्ट में एडमिशन होना, तो तब भी बड़ी हिदायतों के साथ भेजना कि बेटी हूँ तो ऊपर नहीं देखना, वहां से निकलोगी बाजार से तो ऊपर नहीं देखना। अच्छा। हाँ, ये आज भी वहाँ हिदायत होती है हमारे मोहल्ले में, ये जो भी नई लड़कियां हैं, ऊपर नहीं देखना है। उस बाजार में जाते हैं क्योंकि वो मेन मार्केट होता था, सामान भी लेना होता था जो जो बड़े हुए। आज भी लड़कियां जाती हैं, पर हिदायत वही है कि ऊपर मत देखो। अच्छा। अगर किसी को देखा भी ऊपर देते, दुकानदार रोक देते थे, ऊपर क्यों देख रही हो बेटा, भले घर की लड़की हो, सीधे जाओ नीचे सिर करके। तो शुरू में तो ये लगता था कि शायद ये इसलिए कह रहे हैं कि सिर झुका के चलने का जमाना था वो, लेकिन मेरी आदत में शुमार नहीं था ऐसा सिर झुका के चलने का। तो वो हमारे फादर ने भी हमको शुरू से ये सिखाया कि भाई बेटी हो तो इसलिए सिर नहीं झुकाने का, किसी के सामने सीना तान के खड़े हो, अपनी बात कहो, बस गलत नहीं। तो वो सिर तो नहीं झुकाया, मगर चोरी छिपे देखना जारी रखा। फिर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहीं कि जिनको चाह के भी मैं नकार नहीं सकी। वहां से कोई लड़की का मेरे साथ पढ़ना, फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों यहाँ हो, तो उसका ये कहना कि वो जिन्हें तुम खराब औरतें कहती हो मेरी माँ है एक उनमें से। तो फिर वो समय बीतता, तो अर्ली एज में हमारी शादी हो गई, बहुत अर्ली में, 16th के भी नहीं थे पूरे। शादी होके फिर बच्चे भी जल्दी जल्दी हो गए। फिर कोई पड़ोस में जैसे भूल पड़ती ना कि हम भूल गए, अब अभी तो उस बाजार के बारे में, अब तो नॉर्मल बात हो गई कि उस बाजार में जा रहा है तो सिर झुका के जाना है। अब तो बहू भी हो गए हैं, तो 2 बच्चे हो गए, दूसरा बच्चा मेरा जब 1 महीने का था बेटा। हमारे पड़ोस में फिर कोई महिला एक रहने आई, और उन्होंने मतलब मेरे बच्चे को बहुत खिलाने लगे। हालांकि वो घरों में झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन लगती नहीं थी कि ये झाड़ू पोछा करने वाली हो सकती है। मेरे मन में हमेशा सवाल होता था। बड़ी खूबसूरत सी थी, बिल्कुल फटे मैले कपड़े पहन के भी वो अच्छी लगती थी, तो मेरे बच्चे को बहुत खिलाने लगी थी। मुझे भी ये लगता था कि चलो भाई इसको देखभाल कर रही है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने एक दिन मुझे अपनी आप बीती बताई कि भाई मैं तो एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, और मेरे पापा की रंजिश में किसी ने 8 साल की उम्र में मुझे उठा लिया था और कहीं बेच दिया। फिर वहीं बड़ी हुई, वहीं धंधे में लग गई। ये शब्द उसने मुझे पहली बार कहा, तो मुझे धंधा शब्द समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्या, क्या धंधा, क्या मतलब? तो उसने कहा मैं ऐसा काम करने लगी कि जिसको धंधा बुलाते हैं। तो मैंने कहा ये तो यूं भी नॉर्मली कह देती काम धंधा क्या है, तो बोली नहीं ये अलग है।
तब उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि ये पैसे के बदले सेक्स है। और धीरे धीरे थोड़ी सी आत्मीयता बढ़ी, बच्चे की वजह से भी ज्यादा थोड़ा नजदीकी आई। मैंने ये बात घर में नहीं बताई किसी को, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे देवर और नंद थी, एक सास ससुर भी थे। और आप समझ सकते हैं कि आप भी लगभग 45 साल पुरानी मैं बात कर रही हूँ, तो मतलब इतना वो नहीं था कि खुल के बात की जाए। लेकिन मैंने ये जरूर किया, जब उसने मुझे कहा कि मुझे भी घर में मिलवा दो, एक बार मेरे घर पे मुझे दिखवा दो, तो मैंने जिद की कि इसके घर ले चलें। अगर मैं यहीं बता देती कि ये इस तरह से किसी काम में रही है और किसी बाजार में, तो शायद ये तैयार नहीं होंगे, तो मैंने बताया नहीं किसी को। और चूंकि वैसे भी हम पढ़ ही रहे थे, ये भी और मैं भी, तब तक हम कोई डिपेंड तो थे नहीं, मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं थे। तो थोड़ी सी मेरी मनुहार के बाद भाई घर में बड़ी बहू थी, लाडली भी थी, तो लेके चल दिए हम वहाँ पे। वहाँ लेके गए उनको, तो आए वो लोग बाहर ही रुकवाया उन्होंने हमें कि गांव से बाहर रहो, एक गांव था उससे बाहर रहना, वहीं आएंगे। वहाँ आए भी, बहुत रोए धोए, माँ भी रोई, और 2 टीनेजर बच्चे थे जो शायद उनके बाद पैदा हुए, और भाई थे उसके। मगर माँ बाप ने एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई, मुंह फेर के चल दिए कि देखो यहाँ तक तो ठीक है, हमें तसल्ली होगी हमारी बेटी है जिंदा, लेकिन हम रख नहीं पाएंगे। पुलिस वाले होने के बाद हाँ, तो हमने कहा क्यों नहीं रख पाएंगे भाई, ये कौन सा कोई किसी से शादी करके थोड़ी भाग गई, क्या आप इसलिए नहीं, इसको हमारे यहाँ नहीं है अभी वेस्टर्न यूपी में एक्सेप्टेंस नहीं है इस तरह की, आज भी नहीं है, तो कि कोई बात थोड़ी है। उनका नहीं है तो नहीं है, बस अब नहीं रखना, हम क्या जवाब देंगे, और कह के मुंह फेर के वो चल दिए। अच्छा, मुझे उन पे गुस्सा आया, केवल दुख नहीं हुआ मुझे, उस महिला के लिए जरा भी दुख नहीं हुआ कि पता नहीं, ये शायद ये पता ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ क्या होगा अब आगे। मगर बात वहां नहीं खत्म हो रही थी, क्योंकि जब हम वहां से चले हैं, तो पूरे रास्ते भर हमको टारगेट करके हमारे हस्बैंड को कहा जाता रहा, ये वहां ले गई, हमें बताया ही नहीं कि ये ऐसी औरत है, और बताओ हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों की शादियां नहीं होंगी अब आगे, और ये क्या कराया इन्होंने, एक तो पहले तेने ये सब काम किया, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी, उस जमाने में होना ये भी अपने आप में बड़ा कठिन था। बहुत बड़ी तो बात। ऐसे ही हमसे सब नाराज थे, कोई हमसे खुश नहीं था। ये एक तो पहले तुमने ये काम कर लिया, और अब ये एक मुसीबत और खड़ी कर दी इसमें। आ गए घर, मगर और वो पूरी रात चलती रही हमारे घर में, सब पूरी महाभारत चलती रही। वो सुन रही थी, क्योंकि वो तो समझ 35 के करीब की थी उस समय, वो 35-36 साल की थी, और हम उनसे आधे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने वाला है मेरे साथ, डर भी लग रहा था कि मुझे कहीं भगा ना दें, कह रहे जाओ अपने घर जाओ, मेरा क्या होगा, मुझे छोड़ देंगे। लेकिन वो समझ गई थी कि मेरी वजह से इसका घर टूट रहा है। वो रात को किसी समय निकल गई, और सच कहूँ तो मुझे कतई दुख नहीं हुआ कि वो चली गई, मुझे लगा एक छुटकारा हो गया, नहीं तो आज तो मेरा घर बसा बसाया उजड़ गया था, दोनों बच्चों को लेकर घर जाना पड़ता अपने। फिर समय बीत गया, फिर मैं भूल गई बात को। तो फिर वो आई 1-1.5 साल बाद, और वो भाई दूज का दिन था, तो बड़ा अच्छे से कपड़ों में थी, जेवर वेवर भी पहना हुआ था, फल मिठाई सब ले रही थी। उन्होंने मुझे आके कहा कि मुझे उसे दिखा दो, मतलब मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी। अच्छा। हाँ, कि मुझे गोविंदा को दिखा दो, मैं अपने भाइयों को तो गले भी नहीं लगा सकी, इसको आज से मैं टीका करूंगी, और ये मेरा भाई है। मैंने कहा मैं तो घर वालों से पूछे बिना नहीं दिखा, मैं ऊपर की तरफ थी, सब नीचे थे, हमारे ससुर वगैरह वो ऊपर ही आ। मैंने कहा मैं नहीं दिखा सकती, और बताओ तुम पहले ये बताओ कि तुम कहाँ थी, और अब तुम्हारे पास ये सब कपड़े लत्ते कहाँ से आ गए, तुम तो झाड़ू पोछा करती थी। तो उसने कहा देखो, जिनसे पैदा हुई उनको आखिरी बार देख लिया, और सच्चाई पता लग गई वो मुझे कभी नहीं रखेंगे। तुम्हारा घर मेरी वजह से उजाड़ने लगा था, इसे मैं उजाड़ नहीं सकती, तुमने मुझे घर दिया, आसरा दिया, नहीं कर सकती थी, तो मैं जहाँ से आई वहाँ चली गई। तो मैंने बस इतना अर्थ लगाया कि वो बाजार में ही फिर से चली गई। तो मैंने कहा फिर तो मैं नहीं रख सकती ना, मेरा मैं गोविंदा को दिखा सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वो बड़े मतलब चली गई भारी मन से, लेकिन जैसे आंगन है, आंगन के बाद दरवाजा, ऐसे घर होते हैं पुराने, और दरवाजे में जाके, और वो मुड़ी जो, और मैं छत पे खड़ी थी, तो वो मैं कभी नहीं भूली, कभी मतलब चाह के भी आज तक भी नहीं भूल पाई, कि वो इतने आंसू, उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, सुंदर सी थी, और मुझे बड़े इतना इतने शायद पता नहीं किस भाव से देखा, कि शायद ऐसा कह रही थी कि मैं तुझे बहुत उम्मीद करके आई थी, और वो मेरे दिल में रहेगी दोनों आंखें, वो कभी निकली। फिर आप कभी नहीं मिले? मैं फिर कभी नहीं मिली, और ऐसे 10 साल बीत गए, बच्चों की परवरिश में लग गए, बच्चे बड़े हो गए, इस बीच शादियां हो गई, हमारे देवरों की भी, ननद की भी हो गई, और किसी उसमें हमारे सास ससुर भी नहीं रहे अर्ली एज में। तो फिर हमें लगा कि
फिर वो पता नहीं कहाँ से दिमाग में फिर आया। मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को कहा कि हम एक दिन उसको ढूंढे। तो पहले तो हंसे, फिर बोले देखो वहां से तुम्हारी मारपीट हो, तुम्हारी पिटाई कर दें वो पकड़ के, कपड़े फाड़ दें, तो मुझे मत कहना आके। यहाँ रोना धोना मचाया तो अच्छा नहीं होने का, जाओ तुम्हारी मर्जी। रोका नहीं मुझे, मैं चली गई। और मैं जैसे ही पहली सीढ़ी चढ़ने जा रही थी, मुझे आज तक वो बात याद है कि अचानक मैंने चारों तरफ देखा कि मुझे कौन कौन देख रहा है, और मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। आज तक तो इसी बाजार में मुझे रोक के ये कहते थे ऊपर नहीं देखना, और आज मैं ऊपर जा रही हूँ, कौन मुझे देख रहा है। मैंने एक नजर सबको दबी से देखा। तो मैम आपको कभी डर नहीं लगा? मुझे एक रिक्शा वाला दिखाई दिया, और वो रिक्शा वाला बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहता था, और भाई मतलब कुछ सामान वामान भी लाना हो तो वही ला के देता था हमारे घर में। कोई नहीं है तो मैंने कह दिया भैया ये वाला सामान ले आता। तो ये तो कहेगा आज। फिर मैंने सोचा किससे कहेगा, उनको तो मैं बता के आई हूँ, और मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे कोई रोकेगा। वो रोके तो ठीक है। मैं चली गई झटके से। और सच्चाई तो ये है कि फिर तो कभी लौटी नहीं। मैं तो जैसे वहीं की होके रह गई। फिर बरसों अलग अकेले चली। वहाँ एक बड़ी उम्र की महिला थी, वो पूछती भी रही क्यों रोज डांट खाती है इनसे, क्यों इनकी इतनी सुनती है, क्यों आती है, तू भले घर की बहू है, भले घर की बेटी है, क्यों आती है। धीरे धीरे उनको पता लग गया था मैं किसकी बेटी हूँ, किसकी। वो पास में ससुराल थी, पास में जी जी। मायका था। तो मैंने कहा अम्मा मैं इन्हें पढ़ाना चाहती हूँ, बच्चों को। ये सारा दिन चाय की दुकान पर घूमते हैं, लड़कियां ऊपर घूमती हैं, कस्टमर्स को अंदर कुछ दे के आ रही हैं, कंडोम्स बांट रही। तो उन्होंने मुझे बड़ा कड़वा कहा कि ये वो है वही रहेंगी, मतलब प्रस्तुत हैं तो प्रस्तुत रहेंगी, तो कुछ नहीं कर पाएगी, इनके बच्चे भी पढ़ लिख के दलाली बनेंगे। मैंने कहा फिर भी एक कोशिश तो कर लूँ। मैंने वो मतलब मुझे, मैं सच में मुझे पढ़ाने का कोई कतई भी शौक नहीं। शौक तो मैंने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए, इसलिए है। ट्यूशन तो मैं किसी को क्या पढ़ाऊंगी कि उनको मैं ट्यूशन देने जाऊं, मेरे बस की वो नहीं था। लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। मुझे था कि इस बहाने में जाऊंगी तो मुझे वो कहीं दिखेगी। और मेरी जानकारी में उस समय तक केवल इतना था, क्योंकि चर्चाएं नहीं होती थी तब, कि बस एक यही बाजार है सारा, और मुझे नहीं मालूम था दुनिया भर में कोई कहाँ बाजार है, नहीं पता था। किससे पूछूं, कोई पूछूं भी क्यों, मैं वैसे ही इतनी खुराफात कर रही हूँ, ऊपर से ये एक और नई खुराफात, पूछूं किसी से। तो फिर ये हुआ कि एक दिन उन्होंने कहा, मैंने कहा भी बच्चे मैं पढ़ा रही हूँ तो तुमको क्या एतराज है, मेरे आने पे मुझे गाली गलौज करती है, इतनी बदतमीजी करती है। उन्होंने कहा देखो बच्चा पढ़ाओ, जिसका बच्चा उसके जाके, यहाँ नहीं। मैं बुला लेती थी बच्चों को एक दो, तो कि नहीं। मुझे लगा कि एक रास्ता खुल रहा है, ऊपर वाला शायद मुझे कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि ये है, क्योंकि हर कमरे पे जा पाऊंगी फिर मैं, कि मैं उसका बच्चा पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे पढ़ाऊंगी। बिना बात कह के सिखाने में वहाँ टाइम लगाती रहती, कुछ था नहीं। मुझे पता उन्हें पढ़ना नहीं, मुझे पढ़ाना नहीं। किताब कॉपियाँ खरीदी बहुत सारी, बच्चों को पढ़ती रही, देती रही। 2 साल में उनको लगा, 2 साल लग गए इस सब में, सोचो मैंने इतना धैर्य रखा, मुझे कहीं नहीं दिखी। और इन 2 साल में अब सोचिए ये 93 94 की बात है। तो इन 2 सालों में ये जरूर हुआ कि मेरा तो उन्हें लग गया कि ये नुकसान नहीं करेगी हमारा, ये तो आ रही है और जा रही है, कुछ नहीं करेगी, हमारे बच्चे पढ़ा रही चली जाती है, हमारा क्या बिगाड़ेगी। तो मेरा विरोध बंद हो गया था। अकेले मैं ऐसे जा रही थी, कोई टीम नहीं थी, कोई मेरी संस्था नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैम जब आप वहाँ जाते रहे और आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर आप आगे कैसे बढ़ पाए? वहाँ जो बुजुर्ग महिला थी उन्होंने मुझे कहा कि एक निश्चित कर ले, कुछ कुछ कर पाए तो करना। मैंने कहा क्या करूं, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तुझे समझना है, तुझे क्या करना है। इतनी उम्र भी नहीं थी, 27-28 साल की उम्र थी, ये समझ ही नहीं आया क्या कहना चाह रही हैं। फिर एक लड़की ने एक दिन मुझे रोका, वो भी मुझसे तो उम्र में बड़ी थी और वहीं की थी। तो उसने मुझे कहा कि ऐसी आती रहोगी। मैंने कहा पढ़ा तो रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते हैं और वहां जाके चाय की दुकान पे से ग्राहक पकड़ के लाते हैं, ये कुछ नहीं पढ़ेंगे। तुम एक काम करो, बताओ क्या, कि मुझे निकाल दो। मैंने कहा तुम तो पूरा दिन बाजार में घूमती हो, पूरा दिन तुम्हें सब देखते हैं, सामान लाती हो, लड़कियों का भी ले आती हो, तुम्हें कौन निकाल। बोले, ना ना मेरे पे 2 जोड़ी आंखें हमेशा रहती हैं, तो मालकिन की भी और उसके सो कॉल्ड पति की। तो उनका फिर मेरी एक शर्त है कि अगर मेरी बेटी को लाओ तो मैं तो अपने निकलने का रास्ता बता सकती हूँ। बेटी को लाओ कहाँ हाँ, से? मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हारी बेटी कहाँ है। उसने बताया राजस्थान में कहीं है। तो मैंने कहा मुझे पूरी बात बताओगी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कहा तुम एक कस्टमर भेजो फेक, और वो रात भर के लिए पैसे जमा करके जाएगा, अपनी आईडी दे के जाएगा, चाहे वो उसका
वो जमाना ना वोटर कार्ड का था ना पैन कार्ड का, कुछ नहीं था कि अपनी लाइसेंस जमा करेगा या राशन कार्ड की कॉपी देगा, वो दे दे। तो और 1,000 रुपये दे, उस जमाने में भी 1,000 रुपये थे, और मुझे ले जाए, लेकिन सुबह 6 बजे आ जाऊंगी और ये समय तुम्हारे पास है बीच का, इसमें मेरी बेटी को ले आओ वहां से। मैंने कहा बड़ा कठिन काम है। मैंने कहा अच्छा 2-3 दिन दो। मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क साधा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे एक लड़की निकालनी है, और बोले कहाँ आप चक्कर में पड़ रही हैं, वो निकलती हैं क्या? मैंने कहा सुनो, एक बच्ची को तो बचा सकते हैं, वो औरत बचे ना बचे, एक बच्ची तो बचा, वो तो बर्बाद हो चुकी। तो उनका ठीक है, उन्होंने मेरा सहयोग किया, तब इतना बुरा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते भी नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि एक फोन वोन तो थे नहीं, लैंडलाइन पे फोन किया वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, और कहा कि भाई एक बच्ची इस तरह से इस एड्रेस पे है, आपको छेड़ना नहीं है, बच्ची को जाना भी नहीं है, केवल वहाँ बस लुक आफ्टर करना है। मैं एक बंदा भेज रहा हूँ अपना, अर्ली मॉर्निंग निकालूंगा, रात को निकाल दूंगा यहाँ से, वो सुबह सुबह 6-7 बजे तक पहुंच जाएगा, और तुम्हें तुरंत लड़की को एकदम लेके इसको हैंड ओवर करना है, और इसे बॉर्डर पार कराना है, राजस्थान का बॉर्डर पार करा के यूपी में एंटर जब ये कर जाए फिर तुम लोग लौट आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। इस सब प्रक्रिया में बज गए सुबह के 6, और 6 बजते उस लड़की ने तो पूरा हंगामा काट दिया कि मैं जाऊंगी वापस, मेरी लड़की को मार देंगे वो। हाँ, मैंने गलत कर दिया, मेरी लड़की को मार देंगे वो। अब तक तो उन्हें पता लग गया होगा कि मैंने कुछ करवाया है, लड़की को मंगवा रखा है। मैं कहा थोड़ा समय दो, हम सब कुछ आमद कर रहे, थोड़ा सा समय दो, कुछ भी होता है। इस बीच सूचनाएं आने लगी कि वो लोग मुकदमा लिखाने पहुंची हैं कि एक आदमी आया था, मेरी लड़की ले गया, मेरी लड़की को वापस नहीं लाया। मैं और भी ज्यादा डर गई कि ये बेचारा तो बेबाद फंस जाएगा। तो फिर खैर जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने कहा कि आप अजीब बात करती हैं, हम यहाँ बैठे हैं, किसकी औकात है कि वहाँ कोई मुकदमा लिख देगा, आप उसकी परेशानी ना लें, मुकदमा कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो खैर किसी तरह हमने रोका, और 7 बजे वो बच्ची आई, उसकी 14 साल की बच्ची थी, और शायद 1 साल भी नहीं रहा था उसका कि वो धंधे में आती। और वो पहला दिन मुझे लगा कि सच में मुझे तो ये करना था, मैं क्या कर रही, 2 साल खराब किए मैंने। और वो जो उनका मिलना था, वो जो उनका रोना था, कोई ऐसा नहीं था कि जो नहीं रोया उस समय, चाहे वो बड़े अधिकारी थे, छोटे थे, कर्मचारी नीचे के, सब लगा के हर कोई रोया। और वेल सेटल्ड हैं वो, अब सब शादी वादी हो गई इस प्रशासन की तरफ से। वो मुझे ऐसा रास्ता खुला कि अभी तो मुझे यही करना है, और मैं अकेली थी तब तक, कोई मेरे साथ नहीं था। उसके बाद हमारे मतलब मुझे जाने क्यों रास्ते मिलते गए, लोग भी मिलते गए। फिर हमारे एक रिश्ते में ससुर ही लगते थे, मम्मी ससुर करके, उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा कब तक ऐसे, एडवोकेट थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि कब तक ऐसे ये करती रहेगी, एक संस्था बना। अब ये क्या है, संस्था भी नहीं पता मुझे तो मुझे तो इतना पता था स्कूलों में ट्रस्ट होते हैं, या जो अब अस्पताल बनने लगे हैं उनके ट्रस्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा वो मैं सब बना दूंगा, तेरे संस्था में रजिस्टर करा दूंगा, और फिर तेरे पास एक कुछ कार्ड छपवा दूंगा, कुछ लेटर पैड करा दूंगा, तो उससे हो जाएगा कि ये ऑथेंटिक है और इसके बैनर तले काम कर रही है। तो चलो ये भी 96 में हमने संकल्प का रजिस्ट्रेशन। तो फिर यहाँ से नींव पड़ती है संकल्प की। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ये हो गया कि भाई ठीक है, मुझसे कोई पूछे कि आप क्यों, तो मैं दिखा देती कि ये मेरा संस्था है, मैं इसके तहत इन बच्चियों के लिए काम कर रही हूँ। बस उसके बाद तो कभी सिलसिला रुका नहीं है। जितना हमसे हो सका अपनी लड़कियां, हमने रेड कभी नहीं की, कभी नहीं किया आज तक भी, नहीं, केवल रेस्क्यू करती हूँ, रेड नहीं। रेड का तो मतलब उठाओ भेड़ बकरी की तरह ले जाओ, पुलिस को ले जाओ, किसी भी लड़की को उठाओ, ट्रक में डालो वज्रवान में, और मजिस्ट्रेट के पेश कर दो। मजिस्ट्रेट वहां से पूछेगा क्या एज है, ये है जी। वहां क्यों थी, जी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, चलो वापस जाओ। अच्छा। कानून तो यही कहता है कि जो अपनी मर्जी से कर रहा है तो उसको कैसे रोक लो, क्या? इसीलिए तो और कानून की जद में नहीं आते सर। इसमें बालिग लड़कियां ही होती हैं, नाबालिग भी नहीं, तो। नाबालिग भी है, नाबालिग ही है। तो फिर उनको कैसे राइट, कानून की तरफ से तो राइट नहीं बनता ना कि वो कह दे कि अपनी कैसे? मर्जी से है। नहीं, वो तो नहीं कहती ना। नाबालिग मिलती कब है? नाबालिग तो रेस्क्यू करने पे ही सामने आएंगी। अच्छा। रेड करने में कैसे आएंगी? रेड करने में तो सारी जो बच्ची है 25-30 साल की हो रही हैं, आधी बूढ़ी हो रही हैं, उनको उठा के ले जाओ, तुम क्या करोगे? कैसे पता तुम्हें इनमें से नाबालिग बच्ची को किसी भी एक लड़की ने खड़ा कर लिया तो मेरी बेटी है, कैसे ले जाओगे उसे उठा के? उसे थोड़ी आप प्रोस्टिट्यूट कह सकते हो। या जो गायब कर दी, नीचे उतर गई, फर्श में रास्ता है और रास्ते से नीचे दुकान में उतर गई, कैसे ले लोगे आप? दुकान से उतर के बाहर चली गई, कैसे आप उसे उठा लोगे? राह चलती लड़की को कैसे कह दोगे कि ये प्रोस्टिट्यूट है, कैसे कह दोगे? तो वो तो नहीं। और ये बालिग लड़कियां सब आ जाती हैं वापस, उनकी एक वो पूरी हो जाती है कि भाई हमने एक रेड की, बस कर्तव्य की थी, शुरू होगी, बात खत्म होगी, उसके बाद कुछ रहा नहीं।
लेकिन मेरा चाहे मुझे 6 महीने लग जाते एक लड़की को रेस्क्यू करने में, मैं जब तक पूरी तरह से ये पक्का मुझे ना हो जाए, पहले तो मैं उसकी फैमिली खोजने की कोशिश करती हूँ, फैमिली में एक्सेप्टेंस बनाती हूँ, वो बन गई दी बेस्ट, उससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं है। नहीं बनता है तो सरकार है, नारी निकेतन बच्चियां जाती हैं, हाँ उनकी शादी भी होती है और सुरक्षित है। कितनी इस तरह तो ये सिलसिला लगातार रहेगा मरने तक। मैम ऐसे में तो कुछ किस्से ऐसे भी होंगे जिसमें आपने उनको रेस्क्यू करके भेज दिया हो पर वो लड़की फिर वापस आ गई हो। भाई आता है मेरे पास फटे हाल, मैंने कहा बता कि मेरी बहन है वहाँ पे, उसे निकाल दो। मैंने कहा तुम कहाँ के हो? तो उसने कहा मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मैंने कहा बहन कैसे आई यहाँ? कहती देखो पहली बात तो ये कि मैं अपनी बहन को पहचान नहीं पाऊंगा। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कि वो 8 साल की थी और हमारे घर में गांव में सपेरा तमाशा दिखाने के आया है सांप का, और वो देखती थी जैसे बच्चा इस जगह दिखा रहा है, फिर वो दूसरी जगह चला गया, वहां भी देखने चला गया, उसके पीछे पीछे चली गई। हम तो गरीब मजदूर आदमी, हम सब मजदूरी पे थे, वही घर में थी, और कब वो कहाँ गई हमें नहीं पता। ये तो हमें गाँव में एक दो ने कहा था, वो सपेरे के साथ साथ तमाशा देखती फिर रही थी, किसी ने ये नहीं बताया उसके बाद क्या हुआ। और अब बरसों बरस बाद हमारी बहन की तरफ से हमको किसी भी तरह किसके जरिए गया मैसेज, लेकिन बताया कि मैं यहाँ हूँ और इस कमरे पे हूँ, मालकिन का नाम बताया, सब चीज बताई है। तो हालत देख के लग रहा था कि बहुत ही गरीब है, तो मैंने कहा बेटा चलो देखते हैं कुछ करते हैं। फिर मैंने कहा तुम कहाँ अब इस समय हो? चलो हमारे पास रुकना बोलना ना, मैं तो यही काम कर रहा हूँ, यहीं से तो जाऊंगा कहीं नहीं बाजार छोड़ के, जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती। मैं बाजार छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं दाल मंडी में काम करता हूँ, बोरी चढ़वाता हूँ उतरवाता हूँ ट्रकों में, मुझे रोटी के लिए पैसे मिल जाते हैं, और मैं वहीं किसी चबूतरे पे सो जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे पास कुछ रास्ता तो था नहीं क्योंकि फोटो भी नहीं थी उसके पास, तो मैंने ऐसे ही, उसने उसका ओरिजिनल नाम बताया। मैंने कहा तुम नीचे रहना, हम लोग जाएंगे ऊपर। 2-3 लोग गए, ये भी गई। तो मैंने ऐसे ही धड़ धड़ चढ़ते हुए और बस ऐसे करके, मालकिन भी वहीं खड़ी, उसको इग्नोर किया, और मैं फिर दूसरी मंजिल पे जाने लगी, जैसे एक जन चल गया दूसरे पे चलने लगी, तो उसका नाम लेती जा रही। मैं कहाँ है भाई कहाँ है? उसने कहा दीदी किसे खोज रही है? उसकी मालकिन बोली ये खड़ी तो है आपके सामने, आप ऊपर जा रही हो। अरे मैंने कहा इसका है ये नाम? मैं तो नहीं समझ रही थी इसका है। ना ना इसका ही है। मैं उसके पास गई, तो मैंने उससे बस सीधे उसकी आंख में झांक के कहा कि तुझसे कोई मिलने आया है। उसने कहा कौन? मैंने कहा भी बुलाती हूँ। मैं नीचे से इसको भेज के कहा कि जाओ उसको लेके आओ। वो आया, भाई तो नहीं पहचान पाया, थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन बहन पहचान गई भाई को, और वो उसके गले से जाके लगी। तो मैं सच कहूँ उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं किसी परिवार के सदस्य को देखूं, और वो दोनों बहन भाई इतना रोए एक दूसरे से मिलके, और मुझे लगा कि जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया। मालकिन ने भी नहीं रोका, वो भी रोई। उसने कहा दीदी ये तो नन्ही सी आ गई थी मेरे पास, और आज ही जा रही है अपने भाई के साथ, तो कर दो विदा, बिना कुछ कहे, मुझसे कुछ मत कहो, ले जाओ। और देखिए 15 दिन बाद वो बच्ची वापस आ गई। मुझे उसने ही बताया मालकिन ने कि दीदी वो वापस आ गई। मैंने कहा क्यों? बोली वो ये तो उससे पूछ लो आप, मैं तो खुद भी कह रही हूँ तू चली जा, क्यों इस नर्क में आ गई। मैं वहां गई तो उसने कहा कि मैडम मैं किस तरह से रहती, मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, भूख से हर चीज से बेहाल है, और कुछ नहीं है, एक टूटी हुई झोपड़ी है। मैं तो भूल ही गई थी कि ऐसे भी रहा जाता। मैं तो जैसे में भी रह रही थी, एक छत तो थी मेरे सिर पे, कमा भी रही थी, मैं 2 रोटी भी खा रही थी, मेरे भाइयों बच्चों के पास तो रोटी भी नहीं, मेरे भाई के पास भी नहीं है, मजदूरी करने दूर जाता, कई के दिन में आता है, कुछ पैसे बचते हैं कुछ नहीं बचते हैं। मैं तो वापस आ गई, और मैं अपने भाई का परिवार की खातिर करूंगी मैं भी ये काम। देखिए वो भाई का परिवार पाल रही है, तो क्या कर सकते हैं। जो उस वो ये एक ऐसी दुनिया है, सच में बताऊं निहारी, कि जो इस समाज से दुनिया से कहीं अलग है, जिनका जिनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। जंगल में रहने वाले जानवर का भी अस्तित्व है, वो भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तहत जीता है, मगर ये नहीं है। ये तो जी रही है इसलिए कि शाम को रोटी खा सकें। एक 15 से 20 कस्टमर, आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई लड़की रेगुलर 15 से 20 कस्टमर को दिन भर में झेले, कैसे? मैं तो ये सोचती हूँ कि जिनकी वो बेटी है वो शायद ये सोच लें तो उनको सबर आ जाता होगा कि हमारी बच्ची मर गई। मैं अभी किसी फैमिली को कह रही हूँ कि तुम ये सोच लो जानवर खा गया तुम्हारी बेटी को,
लेकिन मैं नहीं जानती कि उसे सच में कोई जिंदा जानवर खा गया या इंसानी जानवर खा गया, नहीं पता। क्योंकि वहां जितनी छोटी बच्चियों की डिमांड है, क्योंकि आसानी से उनको पीट पाट के ठीक किया जा सकता है। मैम, तो जब मूवीज में दिखाते हैं कि लड़कियां बंद कमरों में मिलती हैं या छुपाई गई होती हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा? कोई एक किस्सा बताएंगे? एक लड़की को हम निकालने गए। अब ऐसा होता है कि एक जीना है, 2 कमरे हैं। पहले हम इस कमरे पे चले गए, बहुत कुछ। वो कहती रही दीदी मेरे पास नहीं है कोई भी लड़की, आपको किसने बता दी है? तो पुलिस वाला मेरे से खुद कह रहा है, अरे नहीं इसका तो मुझे पता ही ना रखती है ऐसी लड़कियों को। हो मैं कहा, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा पता है। मैं यहाँ 10 से 5 तक ऐसे रहती हूँ जैसे मेरा दफ्तर का काम हो, और तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ना ना ये करती नहीं है ऐसा काम। और देखिए उसी के यहाँ से मैंने लड़की निकाली, और वो उसकी गवाही दे रहा है कि इसकी ये नहीं करती ऐसा काम। या हमने कहीं कहीं तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, क्योंकि हमको लग रहा है ये कैसे आपका अलग है। तो भाई मान लो आपने वहाँ ऐसा कर रखा है, ऐसे कर रखा है, मुझे तो शक है ये तो कुछ है इसमें। तो मैं कहा तोड़ दो भाई, तोड़ोगे तो ये करोगे। और पुलिस वाला कह रहा है जी आप कैसे तोड़ दोगी, ऐसे किसी का घर कैसे तोड़ दोगी? और मैंने कहा मुझे जेल ही तो ले जाओगे ना, और तो कुछ नहीं कर सकते, पर मुझे तो तोड़ना ही है। वो तोड़ते ही 3 लड़कियां नीचे गिरी, और जिनको सांस नहीं आ रहा था। और वो अलग था, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो हमने ऐसे करा तो हट गया पत्थर, हिल गया। वो हिल के हमने उसको, मैंने कहा इधर किसका, इधर किसके का, धीरे धीरे किसका है। तो लड़कियां ऊपर से नीचे, एक लड़की को ढूंढने गए थे, 2-3 लड़कियां मिली। तो ये पुलिस वाले कैसे हमारा सपोर्ट करेंगे? वो भी तो स्टेक होल्डर है उनके, हितग्राही तो वो भी हैं, उनका भी पैसा जाता है। और सबको पता है, कोई ऐसा नहीं है जो उनका पैसा जिसने खाया। मैंने अपनी आंखों से सड़ सड़ के मरते हुए देख रही हूँ उन्हें, चाहे हमारे यहाँ के रेस्क्यू ऑफिसर रहे हों, चाहे हमारे उनके खुद के दलाल जैसे रहे हों, या और जो इस तरह अपने बच्चे को या बीवी को या किसी को बेच गया वो हो। मैंने सड़ते हुए 3 उदाहरण तो मेरे सामने ऐसे हैं कि वो सड़ रहे, मर भी नहीं रहे अभी तक, चल फिर नहीं सकते, अपनी मर्जी से मतलब दैनिक क्रिया अपनी नहीं कर सकते। उसके बाद भी लोगों को अगर उनका पैसा चाहिए तो इससे लानत की बात नहीं है कुछ भी। मैम, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का आज के डेट में इस रैकेट को बढ़ा रहा है या उसको कम करने में कोई मदद भी कर रहा है? नहीं देखिए, सोशल मीडिया का अब ऐसे तो मैं इम्पैक्ट अच्छा नहीं मानती हूँ कि बच्चे पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन एक ये जरूर मानती हूँ कि इन पॉडकास्ट के जरिए मैं 7 लड़कियों को अब तक निकाल पाई, और मेरे लिए ये एक बड़ी सुखद परिणति है। मैं ये मान के चलती हूँ कि शायद कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं। अगर 10 मुझे गालियां दे रहे हैं तो एक बंदा कहीं ऐसा भी है कि जो मुझसे बता रहा है। और जैसे उन 6 लड़कियों के लिए तो एक एक मैं कलकत्ता से निकाली बच्ची, जो पिछले 1-1.5 साल से फंसी हुई थी, और मैंने कुछ नहीं किया, केवल रेलवे पुलिस ने मेरा साथ दिया और वो घर तक अपने वापस आई। जो 6 लड़कियां हैं इसमें किसी अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मुझे फोन किए और अपनी पहचान छुपा के। और मजे की बात यह है कि जब मैंने उन नंबरों पर फोन करने की कभी कोशिश की वो मुझे स्विच ऑफ मिले। अच्छा। हाँ, वो नंबर पर मेरी कभी दोबारा बात नहीं, मैं करती भी नहीं हूँ वैसे, जनरली मैं करती नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लें। और सेम टाइम पे वो 6 की 6 लड़कियां बरामद हुई और अपने घर सुरक्षित गई वो। तो ये एक असर है, ऐसा नहीं है। और मैं तो अभी आपके माध्यम से भी ये बात सब लोगों से जो भी सुन रहे हैं उनसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपना नाम मत आने दो, कुछ मत आने दो। आप मुझे 100 बार ट्रोल करो, मुझे 1000 गालियां दो, पर एक बच्चे को तो बचा लो, एक बच्ची को बचा लो। वो तो हमारी अगली पीढ़ी है, हमारे देश का भविष्य है। उसके माँ बाप की पीड़ा को देखो। मेरी एक बिहार की बच्ची गायब है, उसके बाप से जो पीड़ा है उसको शायद मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को उसकी इतनी है कि काश वो बच्ची कहीं मुझे दिख जाए। मैं अगर निकलती हूँ तो राह में आप देखते होंगे, चौराहे पे रेड लाइट पे एक बच्चे को डाले हुए बच्ची भीख मांगती है, क्या वो उसकी बच्ची है? आप करते हैं बात, हाँ ये तो बड़ा खराब हो रहा है भिखारी। मैंने एक रील बना के डाल दी, लोगों लिखा रहे आपने इतनी बात बना दी, पैसा उसे एक नहीं दिया। मैंने कहा तुमने देखा मैंने पैसा नहीं दिया? पहली बात तो मैं पैसे देती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती। मैं आज कह रही हूँ, उन महिला को भी ये जवाब दे रही हूँ मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ पैसा। मेरे पास जो खाने का सामान होता है ये ले लो, नहीं है आसपास कोई बेचने वाला उससे कहा कि इसको दे दे पैसे पकड़, पानी हो पानी ले लो। मैं नहीं देती पैसे, क्योंकि वो उसके बाप के या जो भी है उसको करवा रहा, वो उसके पास चले जाएंगे, इस बच्चे को कुछ नहीं मिलना है। तो ये हमारी नजरों से क्यों छिपती हैं ये चीजें?
जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हैं, तो हमें चौराहों पे भीख मांगती हुई छोटी सी एक बच्चे को कंधे पर डाले हुए, जो रोता है, ना हंसता है, ना कुछ कहता है, वो बच्चे क्यों नहीं दिखते हमें? और उस बच्चे का सवाल क्यों नहीं हम खड़ा करते कि जो ना रोता भी नहीं है, हंसता भी नहीं, भूख भी से भी नहीं कुलबुलाता, पूरा दिन आंख बंद करके सही रहता है? क्यों नहीं हो सकता कि उसको कुछ नशा दे के ऐसे डाला गया हो? क्यों नहीं हो सकता कि वो उनका बच्चा ना हो? ऐसा क्यों है? और ऐसे बहुत सारे केसेस आते भी हैं आती भी जिसमें। है। मैंने अभी एक पिछले दिनों में मेरे ख्याल से गए थे हम कि कहाँ वो, तो वहां से एक निकल रहे थे हम, और वो कोई गांव पड़ता है, गांव से बाद में बाहर निकले तो एक लड़की आ गई और वो मांगने लगी, और लड़की थी ऐसे 16-17 साल की कंधे बच्चा। मैंने कहा बच्चा किसका है? मेरा है। मैंने कहा, तेरा तो बच्चा नहीं है ये, तू तो लग नहीं रही कि तू बच्चे की माँ है। मेरा भाई है। मैंने कहा भाई को तू क्यों ले रही है? माँ कहाँ गई? माँ भीख मांगने गई है। मैंने कहा तू तो यहाँ की भी नहीं है, कहाँ की है? हाँ मैं गाजियाबाद की हूँ। मैंने कहा गाजियाबाद की तो तेरी बोली ही नहीं है। बोल नहीं, ऐसे तो हम वहाँ के हैं, फैजाबाद के। यहाँ क्या करना है? भीख मांगना है। अब मैं क्यों मानूं कि ये बच्चा उसका, या उसका भाई है, या भाई उसका बेटा है? मैम फिर ये सरकारी आंकड़ों की जमीनी हकीकत क्या है? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर 2 घंटे में बच्चे गायब हो रहे हैं। आने का भी है कोई आंकड़ा? आने का बता दो कितने बरामद हो रहे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। हमने 10 महीने का एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया। मैं स्टेशन से, गाजियाबाद स्टेशन से सहारनपुर स्टेशन तक किया। हर जगह हमने अपने 2 वॉलंटियर छोड़े। आप यकीन नहीं मानेंगी, दिन भर में 8 से 10 बच्चे हमारे पास आए, भागे हुए, खोए हुए, उठाए हुए, अजीब अननोन, जो जीआरपी, आरपीएफ इन लोगों ने हमें दिए। जो बच्चे आप रेस्क्यू करते हो उनका फिर आगे क्या करते हैं? कभी कभी ऐसा हो जाता था कि ऑफिस भरा पड़ा है, हमारे वॉलंटियर्स के घर भरे पड़े हैं बच्चे की भी नहीं पहचान हो रही, ये जाओ। और 3,000 बच्चे हमने होम प्लेस किए, जबकि उस समय तक इतने संसाधन नहीं थे। आज हैं, आज हैं कि आप एक बच्चे का लगाओ आधार सेंटर पर ले जाके, तमाम खुल के आ जाएगा। क्यों इच्छा शक्ति नहीं है? क्यों भीड़ बढ़ रही है? आप क्या किया है स्टेशन पे से? सब भिखारी हटा दिए कि पीछे रहो, स्टेशन बताओ। यानी आपने आंख बंद कर ली कि अब हमें बिल्ली नहीं खाएगी। तो मैम कोई ऐसा केस जिसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था पर किसी ने कुछ किया नहीं? मुझे नहीं समझ में आता कि एक 3 साल की 4 साल की बच्ची गायब होती है, और हमारा कोई मतलब कोई दायित्व तो नहीं है बिल्कुल समाज का। मतलब वो नर्सरी की बच्ची है और ट्रेन में बैठ के आ रही है। इतना बड़ा ट्रेन का पूरा अमला उसमें भरा पड़ा है दुनिया भर की। कोई तो देखो उस नन्ही सी बच्ची को, अच्छा खासे कपड़े पहन रही है, बिसूर रही है, लगातार रो रही है। कोई ये नहीं पूछ रहा है रो क्यों रही है, ये किसकी बच्ची है। कोई उसे ट्रेन में नहीं घुमा रहा किसी ने एक देखा, कोई शायद भीख मांगने वाला कोई था जो बीच बीच में झाड़ू लगाते रहा, ये पानी वाला शायद कोई था। उसने उस बच्ची को पकड़ा, मेरठ स्टेशन पे उतार दिया। भैया तो यहाँ कोई मिला नहीं इसका। उतार के उसने जीआरपी को दिया, जीआरपी ने हमें फोन किया, और हमें 10 मिनट नहीं लगे उसका घर खोजने में। बरेली की बच्ची थी। हमने पूछा बेटा पढ़ती हो? हाँ। इनका कहा कि मैं बचपन प्ले स्कूल में। बड़ा स्पष्ट बोला उसने। बरेली में हमने बचपन प्ले स्कूल का उस पर खोजा, एक नंबर मिल गया। हमने कहा कि जी कोई बच्ची गायब है? बोले हाँ जी, बच्ची के माँ बाप तो मरने को हो रहे हैं बिल्कुल, बच्ची गायब है और कहीं नहीं मिल रही है, और पूरा 24 घंटे हो गए बच्ची को। मैं कहा बच्ची सुरक्षित, हम लेके आ रहे हैं। लेके चले गए, बच्ची को दे दिया। तो आपकी इच्छा शक्ति कहाँ मर गई? मैं तो समाज की भी कह रही हूँ, सरकार की भी कह, सरकार की तो है ही नहीं, सरकार की तो है ही नहीं, पर प्रशासन की भी क्यों मर जाती है? प्रशासन सरकार के साथ साथ उठता और बैठता है। वो कहेंगे उठ जाओ, उठ गए, वो कहेंगे बैठ जाओ, बैठ गए। कुछ तो खुद से भी कर लो। और उससे बड़ा तो ये है कि हर एक बड़े अधिकारी के घर में बच्चा खिलाने के लिए एक बच्चा रखा जाता है। तो तुम्हारा बच्चा कुछ और, मेरा बच्चा कुछ और। कभी तो देखो, कभी तो ये देखो। और मैं तो अल्टीमेटली बस इतना ही कहूंगी कि लोग मुझे कहते हैं आप लेफ्टिस्ट हैं, आप वामपंथी हैं, आप इस तरह की बात करती हैं। चलो वामपंथी होना कोई गुनाह नहीं है, और इतना कहूंगी मैं पीयूष मिश्रा को सुनती हूँ, पता नहीं आप लोग सुनते हैं कि नहीं। पीयूष मिश्रा को सुनते हैं कभी? पीयूष मिश्रा कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। अब भी आग बचा सको, या आप अगली पीढ़ी हैं, हम तो जाती हुई दुनिया है। खड़े होकर देखने वाली आपकी आखिरी पीढ़ी होगी जो ये देखेगी सर्वनाश कैसे होता है हमारी अगली पीढ़ी का, और जो हो रहा है धीरे धीरे बदलते देखोगे इस पूरे हिंदुस्तान को। क्योंकि यह हमारा गर्ल चाइल्ड डे पर स्पेशल एपिसोड था, लेकिन हमने इस बातचीत के दौरान
और भी कई मुद्दों पर, खास तौर से रेड लाइट एरिया में रहने वाली महिलाओं के बारे में, उनके जीवन की सच्चाइयों के बारे में हमने बहुत चर्चा की अतुल शर्मा जी के साथ। इसीलिए आप हमारे अगले पॉडकास्ट का इंतजार कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब डेवरे टॉक्स। थैंक यू सो मच।